बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। मैं हूं आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, पाक भारत जंग के बादल छटने लग गए हैं। ख़तरा टल गया है या टला कैसे है, ये दो अहम सवाल हैं जो कि अभी भी ये सवाल खड़े ज़ाहिर सी बात है कि हमारे सामने खड़े हैं कि क्या पाक भारत जंग का ख़तरा टल गया है, और अगर नहीं टला तो भारत किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, भारत किस तरह से अटैक कर सकता है, जो कि डिस्कशन पिछले 7-8 दिन से ये जारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के बादल किसी हद तक कहने वाले ये कह रहे हैं कि छटना शुरू हो गए हैं, और ये ख़दशा जो ताहम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है कि भारत की जानिब से कि वो किसी तरह अटैक कर सकता है, किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना कि जंगी जुनून है, वो भारतीय मीडिया के सर पे तो सवार है ही है, भारतीय सरकार के सर पे सवार है वो जंगी जुनून। इस सारी सूरत हाल में जुनूनी मोदी सरकार किसी गलत फहमी या खुश फहमी की बिना पर ऐसा इकदाम कर बैठे कि जिसमें उसे लेने के देने पड़ जाएं, तो इसकी कोई बैद नहीं है, वो ये कदम उठा भी सकता है। नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि भारत में पूरे ज़ोरों शोर से बजने वाला तिबले जंग की आवाज़ मध्यम कैसे हुई? किसने मोदी सरकार की ऐसी ट्यूनिंग की कि पाकिस्तान पे जब चाहो, जिसे चाहो, भारतीय फ़ौज को इजाज़त देने वालों को होश के नाखून लेना पड़ गए हैं? ये एक अहम सवाल है, जिस सवाल के बारे में मेरे ख्याल में कुछ भी कहना कि ये क्या अकल के नाखून ले लिए हैं, होश के नाखून ले लिए हैं, नहीं लिए, कुछ भी कहना भी कबल इस वक्त होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमारे जो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, वो अपने कुछ ज़िम्मेदारियाँ निभाते नज़र आ रहे हैं। सागदार ने पनामा के वज़ीर ख़ारजा से राबता किया है, भारतीय इक़दामात से उनको आगाह किया है। इससे पहले भी सफ़ारती सतह पे ख़ारजा पॉलिसियों के हवाले से भी और ख़ारजी सतह पर भी सागदार साहब एक्टिव हुए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको एक्टिव होना चाहिए। ये इस वक्त ऐसी जंग जो है, हथियारों की जंग तो एक बात की बात है नाज़रीन, इस वक्त जो है असाबी जंग है। यानी कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत का अब स्टेप क्या होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है अपने इस वक्त ख़ारजी पॉलिसियों को लेके ख़ारजी सतह पे अपने जो रवाबत हैं उनको भी मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त बयानिया पाकिस्तान का जो है वो बिक रहा है, नहीं बिक रहा, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या भारत के बयानिए को ऑन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कोई भी फिल वक्त भारत के साथ खड़ा नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसको ये ज़रूर कहा जा रहा है दहशतगर्दी की सारी मजम्मत कर रहे हैं, हम भी मजम्मत करते हैं दहशतगर्दी की, लेकिन अगर कोई ये कहे कि जो कोई मुल्क जो है, कोई आलमी ताकत स्टेट अवे जाके वो भारत के साथ खड़ा हो गया है कि ये पाकिस्तान ने किया है, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हैं, तो फिल वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये ज़्यादा भारत के लिए तशवीश की बात है कि वो ये समझ रहा था कि अगर उसका बयानिया जो भी वो बनाएगा वो बिक जाएगा, तो फिल वक्त वो बयानिया बिकता नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान के बयानिए में भी यही है, दोनों साइड से कहा जा रहा है आलमी सतह पे कि आप ज़रा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करें। पहलगाम वाक़या भारत के नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा है। अजय साहनी है भारत की जानिब से, उन्होंने माहिर इंसदाद दहशतगर्दी हैं, उन्होंने ये अपनी जानिब से ये कमेंट किया, और ये कमेंट आम नहीं है। नाज़रीन, सदर सलामती कौंसिल हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। देखें जी यूएन की जानिब से क्या कहा जाता है, इजलास बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है, सब पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा हमें मियां अब्दुल वहीद साहब ने ज्वाइन किया स्टूडियो में, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कर्नल साहब से जानते हैं। कर्नल साहब, मुझे बताएं, पाक भारत जंग के बादल छटने लग गए हैं आपके ख्याल में? भारत की जानिब से जो हमने देखा था कि एक जंगी जुनून था, वो तो अभी भी सवार है, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान की जानिब से बड़ा दो टोक सीधा मौक़िफ़ बताया गया है कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। तो क्या भारत हमें आजमाएगा? माजी में भी आजमा चुका है, मुंह की खा चुका है, दोबारा से गलती करेगा? मौजूदा हालात में आपका एनालिसिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाज़ा, थैंक यू वेरी मच। देखें, जहाँ तक इसका है कि जी भारत ने आपको आजमाना है या नहीं आजमाना, वो तो आप देखें ना, पिछले कई दहाइयों से जो वार ऑन टेरर मुसल्लत की गई है पाकिस्तान के ऊपर, उसके अंदर तो सारे का सारा हिस्सा या जो काम जो है वो था इंडिया का।
इंडिया आपको हर जगह नजर आता है, चाहे जीडीपी हो, चाहे पीएलए हो, उनकी फंडिंग हो, उनको सारा कुछ करना। बहरहाल ये चीज आ जाती है। सो वी आर बीइंग टेस्टेड, इसके अंदर तो कोई शक नहीं है, और हमने उसको बड़ी तसल्ली से जवाब दिया। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये जो वाक़या हुआ वहाँ पे पहलगाम के अंदर, पिछले पीर की बात है, और उसके बाद अभी देखें ऑलमोस्ट 11 दिन हो चुके तकरीबन। तो ये तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हालात को बिल्कुल इस तह तक पहुंचाने में, खराब करने में। अच्छा, क्योंकि ये होता नॉर्मली ऐसे है ना कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं, तो नॉर्मली चाहे वो मुजरिम होता है या कोई चोर होता है, वो जब कुछ जुर्म करने लगता है तो फिर उसके अंदर झूठ बहुत आ जाते हैं, वो चाहे कितनी भी वर्किंग क्यों ना कर लेना। लाइक वाइज यही कुछ मोदी के साथ हुआ। ये देखे ना ड्रामा इनका, कि जी वो सऊदी अरब का जो ऑफिशियल डिनर था वो छोड़ा, एक दिन पहले उन्होंने दौरा खत्म किया, ही जस्ट फ्लू बैक टू इंडिया। फिर अपनी जो बिल्कुल उनकी जो ट्राइका थी या कुछ और लोग थे, उनको मिल के साथ उन्होंने मीटिंग की, और फिर जिस तरह का बयान उनके एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री है उसने उनका जो सेक्रेटरी था खारजा, उसने जिस तरह का मतलब वो बयान दिया, फिर वो जो सारा कुछ आपके सामने देखा, और फिर देर मूवमेंट आप कह सकते हैं कि उनकी ओके जमीनी फौज की, नेवी की, एयरफोर्स की, तो भी सारी दुनिया के सामने कोई ढकी छुपी बात तो बिल्कुल है कोई नहीं। बट एक चीज ये जरूर देखें कि जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि आपकी मुसल्लह अफवाज, आपकी हुकूमत वक्त आप कहेंगे कि जिस तरीके से वो उन्होंने एक बिल्कुल ठोस मौक़िफ़ अपनाया, एंड दे वर गिवन अ वेरी क्लियर मैसेज कि लोग बिल्कुल आपने आना है, जिस जगह पे आना है, यस वी आर देयर, और हम आपको जवाब देंगे कि हम आपके साथ निपटते कैसे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये बताऊं कि चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपकी अपनी तैयारी आई से कि हैट्स ऑफ टू ऑल दोज जो आज भी लोग मौजूद हैं मुसल्लह अफवाज की, इससे पहले के भी लोग जो लोग गुजर के गए हैं, उनकी दूरंदेशी देखिए, उनकी प्लानिंग देखिए, जिस तरह आपने अपनी एयरफोर्स को बैन किया, उसको इक्विप किया, जिस तरह की एयरक्राफ्ट आपके पास मौजूद है, आर्मामेंट मौजूद है, आर्मी को जिस बेहतर तरीके से आप लेकर गए, ड्रोन का इंडक्शन किया, फिर साथ ही आपका अपना मिसाइल सिस्टम है, उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप करते चले, टेस्ट करते चलेंगे। आप नेवी को देखें तो आपने अपने आप को एक ऐसा मुल्क साबित किया, और इस सारे कजिए के अंदर कि मतलब एक फॉर्मेडेबल आपके पास डिफेंसेस है। देखिए, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि नहीं कि हम जा रहे हैं और इंडिया पे अटैक करने जा रहे हैं, हम भारत पे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वी नेवर सेड सो। पीस जी कि हमें पीस के साथ रहना है, और हम एक अच्छी हमसायगी के साथ इंडिया के साथ रहना चाह रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो वार मॉन्गरिंग जो स्टाइल है मोदी का अगर इससे पहले भी देख लें ना, जो कुछ इसने गुजरात के अंदर किया व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर देयर, तो उन्होंने तो 2000 जिंदा लोगों को जलते हुए सारे के सारा देखा, और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये वही करता है जो कि एक हार्ड कोर क्रिमिनल होता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर पिछले कोई 11-12 सालों से एक हार्ड कोर क्रिमिनल एंड सीधी सिस्टम जिस तरीके से है, हिंदुत्व की बात करें, आरएसएस की बात करें, कि किस तरह का शक मुसल्लत किया उन्होंने, एक जिसका एक यानी आप देखें ही वाज एट टाइम्स नोन एज इंटरनेशनल टेररिस्ट। तो आप ये देखें कि उसको भी बढ़ावा दिया, वो तो चलो हम आगे चल के बात कर लेंगे। तो मैं ये जरूर आपसे कह सकता हूँ कि एक तो वो हुआ। अच्छा, दूसरी चीज जो हुई है कि उसने उनकी अपनी जो फौज थी उसके अंदर एक बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई। एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है जो वो कमांड जो कि पाकिस्तान को फेस कर रही थी और पाकिस्तान की तरफ आ रहा था, उसको उन्होंने बरतरफ करना पड़ गया। वाई? बिकॉज ही ब्रॉट द रियलिटी बिफोर एवरीबडी, बिफोर द वर्ल्ड। अच्छा, उसी के साथ एयरफोर्स का, क्योंकि देखे ना हर तरफ इंडिया में रफाल मचा हुआ था, शोर मचा हुआ था। अभी भी उन्होंने 7.5 बिलियन की डील की, 36 और जहाजों की, 18 और जहाजों की, 36 के पास मौजूद है। अच्छा, अब वो फ्रांस को भी समझ नहीं आ रही कि ये रफाल जहाज है, किसको किस तरीके से करेंगे, आगे भी उन्होंने जहाज बेचने हैं, तो ये ना हो कुछ ऐसी वैसी बात हो जाए। सो मतलब इनकी नेवी के अंदर अच्छा फिर वो भी प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर आप ये देखें तो फिर सिखों के साथ जो कुछ इस इंडियन हुकूमत ने किया, जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल तो चलो 1984 के अंदर हुआ था, इनके सिख रहनुमाओं को मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जिस तरीके से टारगेट किलिंग के साथ मारा गया, वो भी सारी दुनिया के सामने है। उसका भी एक क्या इफेक्ट आया है। ये बहुत सारी क्यूमुलेटिव इफेक्ट हैं कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि मोदी को अब समझ नहीं आ रही कि वो अपना फेस दुनिया को कैसे दिखाए, अपने लोगों को कैसे दिखाए। जैसे आपने मीडिया का भी तस्करा किया था, वो बल्कि ऐसा लगता था कि इंडियन मीडिया के अंदर चाहे वो एंकर हैं या उनके गेस्ट हैं, वो तो बेसिकली वो हार्ड कोर आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं
कि अभी वो उठेंगे जैसे प्रोग्राम खत्म होगा और पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हो जाएंगे। तो ये आपस, अब मैं आपसे बताऊं कि नॉर्मली होता ये है ना कि जैसा आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं वही आपके सर के ऊपर आता है। पुलवामा तो जैसे तैसे एक लिहाज से गुजर गया, हालांकि बड़ी हजीमत उठानी पड़ी एक लिहाज से इंडिया को, लेकिन यहाँ वो अपने सयाद के अंदर एक लिहाज से दाम जो है अपने दाम में खुद आ गया और अनएबल टू डू कि अब इसके बाद वो क्या करेंगे। अब उनका एक लिहाज से कौन एक्शन होगा और उनके लिए फेस सेविंग ओवरऑल इंडिया के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी बड़ा मुश्किल है कि वो किसी तरीके से इसका जवाब पेश कर सकें। ये सब कुछ क्यों किया इन्होंने? अभी तो देखें ना, अभी तो हल्की से जरा दूर बैठने दीजिए, फिर से देखिएगा कि मोदी के फ्रक्चे इंडिया के अंदर लोग कैसे उड़ाएंगे। वो करने साहब अभी से स्टार्ट हो गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं। इवन भारत के अंदर से इनकी जो सिक्योरिटी है उसके अंदर से इनके जो वहाँ पे अपने लोग हैं वो भी आवाज़ें उठा रहे हैं। मैं मियाँ साहब से भी जान लूँ, करने साहब आपकी जानब दोबारा आती हूँ। मियाँ साहब मुझे ये बताइए कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भारतीय मीडिया है ना वो अपने जो उनका रूम है, न्यूज़ रूम है, वहाँ पे बैठ के वो, या न्यूज़ स्टूडियो है, वहाँ पे वो उन्होंने उसको वॉर रूम करार दे दिए और वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं। यानी कि स्टूडियो में बैठ के वो तोपे चला रहे और शायद उनके स्टूडियो की हद तक ही वो रह गई हैं उनकी तोपें। मतलब उनका मीडिया देखें, ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने जंग छेड़ दी है। खुदा न खास्ता एटमी, ये दोनों एटमी ताकतें हैं, अगर जंग छेड़ते हैं तो ये आम जंग नहीं होगी, लेकिन उनका मीडिया इस कदर उकसा रहा है, इस कदर नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है इस सारे सूरत हाल में। बड़ी जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा, बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं किया जा रहा। अब आ जाते हैं भारतीय सरकार की तरफ। भारतीय सरकार जो इस वक्त इतलात आ रही हैं कि भारत में भी काफ़ी दूसरी आवाज़ें उठने लगी हैं मियाँ साहब, लेकिन एक प्रेशर बनता जा रहा है, इंटरनल प्रेशर भारतीय मोदी सरकार के ऊपर। मैंने परसों राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट देखा जहां उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल साथ हैं नरेंद्र मोदी के, बल्कि उस पर थोड़ा सा उन्होंने बोझ भी डाल दिया, यानी कि ही मस्ट टेक एक्शन। वहाँ पे तमाम डिसीजंस जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 3-4 लोग ही कर रहे हैं, जिसमें जो बज़ाहिर नज़र आता है जो मेन पे है नरेंद्र मोदी हैं, अजीत डोवल है, राजनाथ हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और अमित शाह हैं जो कि नंबर 2 हैं मोदी साहब के। अब ये जो 3-4 लोग डिसीजन मेकर हैं ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपको भी पता है। मौजूदा सिचुएशन में क्या एक्सट्रीम की पोजीशन को ली जाएगी इनकी जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। पहली तो बात ये है कि ये जो वार है ना ये होगी नहीं, और चूंकि ये एक पूरा एक ड्रामा है, एक स्क्रिप्ट लिखा गया है और इंडिया ये की तरफ से? जी इंडिया की तरफ से, और ये फ़लस्तीन से तवज्जो हटाने के लिए आपकी कि पाकिस्तान जो है एक वाहिद मुल्क है कि जो इसराइल को और हिंदुस्तान को टक्कर दे सकता है, इसके अलावा कोई और मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं। उसके बाद ईरान भी है, लेकिन ईरान के साथ उनके तल्लुकात अब बहुत अच्छे हो गए हुए हैं कि अब अगर वार होती है तो ईरान जो है, जिस तरह से 65 की वार में उन्होंने आपका साथ दिया था, हमारा दूसरा घर था, अब उन्होंने उनके साथ मुआहदे किए हुए हैं कि आप अगर जंग की सूरत में आप अपना किरदार, एक न्यूट्रल का किरदार अदा करेंगे। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि ईरान जो है न्यूट्रल का किरदार अदा करेगा, लेकिन उनको वो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं वो फेवर कर रहा है, ईरान भी, और इसी तरह आप देखें चाइना ने, और इसी तरह जो है मुसलमान ममालिक जितने भी हैं मोस्टली वो पाकिस्तान के साथ हैं। और ये इंडिया को ये था कि पाकिस्तान को हम कॉर्नर कर लेंगे और फिर इसके ऊपर एक सरप्राइज, एक जो हाँ जी अपना बयानिया बेच लेंगे, और एक जंग एक सरप्राइज भी होता है कि जो देते हैं, अब वो सरप्राइज तो वो दे नहीं सकते आपको, और उसके लिए चूंकि उनको पता है पहले से भी कि ये सरप्राइज पहले भी उन्होंने देने की कोशिश की थी, और इससे पहले वो उल्टा, हाँ आपको याद हो कि इससे पहले भी हमने कारगिल में जो किया था, हमने सरप्राइज हमने उनको दिया था उस वक्त भी। और ये जो है हिंदुस्तान की इस वक्त बड़ी कमज़ोर पोजीशन है, उनके इंटरनल मामलात के अंदर भी और उनकी अफवाज के अंदर भी और उनके जो अपनी अपोजिशन के अंदर भी, उनका वो मुल्क आपको यूनाइट नज़र नहीं आ रहा। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान को आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इदारों और ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान
के साथ हम बिल्कुल इस दफ़ा तो हमें सीसा पलाई हुई दीवार की मानंद नज़र आ रही है और पूरी कौम को यूनाइट कर दिया। मैं तो हिंदुस्तान का इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि कौम जो जिस तरह इतनी मुझे मुतहद आज तक कभी नज़र नहीं आई जितनी कि आज हमें नज़र आ रही है। और ये भारत हमारा एक ऐसा दुश्मन है मियाँ साहब के हमारे इंटरनल जितने मर्जी इशू हों, जहां भारत को जवाब देना हो वहां पे हमारी कौम, हमारे सियासतदान अपने सारे इख्तलाफात भुला के एक पेज पे आ जाते हैं। जी हम, लेकिन इसके बरक्स आप हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे तो उनके इंटरनल मामला बहुत ही वीक नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब का हिस्सा है, जो पंजाब का स्क्रिप्ट राइटर अच्छा नहीं जी और जो पंजाब का हिस्सा जो है, ख़ास तौर पे अब वो पंजाब जो है उनके ये पंजाब में अब अगर बगावत होने के बहुत सारे चांसेस हैं और वो हिंदुस्तान ने के अंदर से ख़ास तौर पे जो है सिख जो हमारी जो हैं उनके, और उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ वो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह ही नहीं सकते क्योंकि हमारा जो किबला है वो उस तरफ है। तो इसीलिए एक्सटर्नली पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया वो बड़ा बहुत लिया, बड़े टाइम पे लिया, बड़े टाइम पे लिया और स्टेप लिया जो उन्होंने सिखों को कुछ नहीं कहा। कहा तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के हक में ये पॉइंट किया। जी डेफिनेट ये आपने बजा फरमाया। और यही मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं कि ये जो है हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। अब ये मौका है पाकिस्तान को, इस वक्त जो हमारे वजीर खारजा वो लगे हुए हैं, लेकिन इसको इस वक्त हमें पूरी दुनिया में वफूद को भी भेजना चाहिए और हिंदुस्तान का भयानक चेहरा जो है वो भी दिखाना चाहिए। और चूंकि ये सारा स्क्रिप्ट बड़ा भोंडे अंदाज में उन्होंने ये पेश किया है और ये पाकिस्तान को तो समझ आ गई थी पहले दिन से कि ये क्या होने जा रहा है और हमने इसको कैसे इसका जवाब देना है। और लेकिन अब जो हम सफारती महाज, अब ये वार ऑफ नर्व्स है, इसके ऊपर हमें जो है बड़ी तवज्जो देनी चाहिए और इसके ऊपर हमें हिंदुस्तान का भयानक चेहरा जो है वो दिखाना चाहिए। और जो हमारा जो वेटिंग गेम, एग्री, 100% एग्री, इट्स अ वेटिंग गेम, वॉर ऑफ नर्व्स। वो शायद हमारा जो है वो सब्र आजमा रहा है, हम उनके स्टेप का वेट कर रहे हैं कि वो कौन सा स्टेप लेते हैं। आपकी बात दुरुस्त है करने साहब की जान जाती हूँ। करने साहब मुझे बताएं कि कुलभूषण हमारे पास है, अभिनंदन जो है चाय पी के जा चुका है। आई होप कि उसको वो फैंटास्टिक टी का टेस्ट अभी तक आता होगा, लेकिन अब की दफ़ा मेरे ख्याल में भारत को ये सोच लेना चाहिए कि अब की दफ़ा ना तो हम चाय पिलाएंगे और ना ही हम कोई इस तरह की मेज़बानी करेंगे। अब की दफ़ा हम उनको लोहे के चने चबवा देंगे, नाको चने चबवाएंगे। सर, आपको नहीं लगता कि जंगी जुनून जो इस वक्त भारत के ऊपर तारी है, कुछ इलेक्शंस को लेके एक्शंस उनके जो हैं, जैसी बात उन्होंने अपनी इलेक्शन की कैंपेन भी करनी है, जो कि जैसे ही इक़्तिदार में कोई भी पार्टी आती है तो साथ साथ वो उसकी शुरू हो जाती है और वो करती रहती है। पाकिस्तान ने जवाबी तौर पे उन एक्शंस का जवाब दिया, लेकिन अभी कुछ अनफोल्ड होना बाकी है। मतलब कुछ ऐसा, बेशक पाकिस्तान सरप्राइज ना हो, लेकिन भारत को फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई स्टेप वो लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो छोटा स्टेप ले, बड़ा ले, जिस भी तरह का ले, क्योंकि उसने जितनी हाइप क्रिएट कर दी उसके लिए उसको फेस सेविंग अब चाहिए। दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, नहीं खड़ी होती, ये एक अलग मैटर है। अब मुझे बताएं कि मुमकिन तौर पर कश्मीर भी हो सकता है, कोई खुदा न खासा कोई सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में भी वो अटैक कर सकता है। ये भी हो सकता है कि लश्कर तैयबा से जुड़े हुए कहीं मुरीद के या उसके आसपास या कहीं उस जाने वो कोई शरारत कर सकता है। आपके इस सिलसिले में असेसमेंट क्या है? एक तो मैं आपसे ये बताऊं कि जिस तरह की एक्चुअली हमाकत ये की है ना मोदी हुकूमत ने, और नेचुरली इसके पीछे तो जो फैक्टर है बहुत बड़ा वो तो मोदी हिमसेल्फ, क्योंकि उनको मुल्क के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, इलेक्शन का इशू है और बहुत सारी चीजें हैं। बट इसके बावजूद मैं आपसे ये कहूं कि हाँ, अगर जैसे ये मंडे को, पिछले मंडे को ये सब कुछ हुआ, इन्होंने किया फास्ट फॉलो ऑपरेशन किया, आज जिस तरह भी का सिलसिला था, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त से लेके कोई 48 और मे बी 72 आवर्स का टाइम था कि ये पागलपने के अंदर ये कुछ कर सकती थी इंडियन हुकूमत या उनकी जो मुसल्लह अफवाज हैं। अब जब इसको 10-11 दिन ये एक से गुजर चुके हैं, तो अब विद एवरी पासिंग आवर्स की आप बात करते हैं, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर देम कि किसी तरह का कोई एक्शन करें। एंड द सोल रीजन इज, एक तो नेचुरली इनकी अपनी सफों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक विद इन दी आप कह सकते हैं कि आर्म फोर्सेस के अंदर उनका सिखों के साथ बड़ा एक लिहाज से इशू है,
उनके अपने जो रैंक एंड फाइल हैं वहां पे बड़ी एक लिहाज से उनकी डिसकंटेंटमेंट एक नजर आती है। तो देखें फौजें कौन सी लड़ती हैं एयरफोर्स आर्मी नेवी की अगर बात करते हैं, जो कि इंटरनली एक्सटर्नली हर तरीके से मुत्तहिद होती हैं, मुतमईन होती हैं और उनको अपना कॉज क्लियर होता है। नो द इंटायर इंडियन आर्म फोर्सेस दे नो कि ये सारे के सारा क्या सिलसिला था, एंड दैट इज द रीजन ये इस तरह की चीजें जब सामने आई तो फिर वो सिचुएशन डिफ्यूज होना शुरू होगी और एक जिसको कहते हैं मोदी हुकूमत पूरी की पूरी एक शेल शॉक के अंदर से होती हुई एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट का इनको सामना करना पड़ा। अब ये तो उनको पता हो गया। अच्छा, उसके साथ आपने क्या किया? हमने तो सिर्फ ये किया आपने कि जो जिस तरह का उनका रवैया था, जिस तरह की उनकी धमकियां थी, सारे का सारा आपने उसका बंदोबस्त करने के लिए आप समझते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी, एलओसी के ऊपर, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर हर जगह आप चले गए, एयरफोर्स को एक्टिवेट कर दिया, नेवी को आप एक्टिवेट किया, देयर वाज नो वे आउट। ये सारे का सारा आपको करना पड़ा और आप तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, सिर्फ एक ही कॉज था कि जी अगर कोई हमलावर दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर आता है तो उसको बच के जाने नहीं देना, चाहे वो जमीन क्रॉस करता है, फिजा के अंदर आता है, ये नेवी के अंदर एक क्या से आता है। अच्छा, अब कहते हैं जी कि नो, अब क्या ऑप्शन बची हैं मोदी के पास? तो मोदी के पास मैं तो ये कहूंगा कि अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी कोई गैरत का मादा है, कोई शर्म है, तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे इस खित्ते को बेसिकली जंग के अंदर वो झोंकने चला था। एक तो मैं ये खन्ना साहब, मेरे नहीं ख्याल कि उसमें ये मादा होगा। अगर उसमें ये मादा होता तो वो इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करता। आप माजी की हिस्ट्री निकाल के देख लें, जितने बड़े इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए हैं, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया है, सारे मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में हुए हैं। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। 2016 की बात करें, 2019 की बात करें, अब ये 2025 आ गया, 2023 के अंदर भी इसने इसी तरीके से किया था। तो बेसिकली मैंने आपसे कहा ना कि एक शख्स जो कोई साइकोलॉजिकली आप कहते हैं कि वो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, तो वो उसके बगैर अगर कोई क्राइम नहीं करेगा तो उसको तो बेहतर नहीं लगेगी लाइफ। तो दैट इज व्हाट एक्चुअली ही हैज डन कि जिसको कहते हैं ना कि अपने इर्द गिर्द इस तरह का एक वो हाला खींच दो, अपना एक पर्सनालिटी को इस तरीके से कल्ट की शक्ल में प्रमोट करो कि भाई सारा कुछ तो मेरे इर्द गिर्द घूमता है, एंड आई अंडरस्टैंड कि ये सारा कैसे करना है ना, हाउ आई एम गोइंग टू फिक्स पाकिस्तान। मैं ये समझता हूँ कि एक वो चीज तो खत्म हो चुकी है। नो, आप जैसे कहा या एक खतरे का इजहार किया कि फर्ज करो वो किसी जगह पे आ सकते हैं, मे भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक के चक्कर में होते हैं, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारे जितने भी एयर फोर्स है या हमारे ग्राउंड फोर्सेज हैं, दे आर देयर टू रिसीव देम, दे आर देयर टू वेलकम देम, और उनको बिल्कुल शेर का सवा शेर में क्या, मैं सवा शेर तो जवाब मिलेगा ही उसको शेर का। मैं आपकी जानिब बात यूँ करने साहब, इस वक्त हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट के तौर पे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। एजाज साहब, मैंने देखा तकरीबन कल तक की जो मेरी रीडिंग्स थी या कल तक की जो मेरी इत्तलात थी, तकरीबन कोई 7-8 के करीब नरेंद्र मोदी ने हम जो है वो मीटिंग्स की हैं। एक मीटिंग उन्होंने कैबिनेट की है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, फिर उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स किया है, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी उन्होंने किया है। बल्कि इकोनॉमी के अंदर जो इत्तलात हम तक पहुंची हैं वो ये है कि वो कोई सबसे लंबी मीटिंग थी, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे की वो मीटिंग थी। अब उसमें जो इत्तलात के मुताबिक अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो चीज़ें तय की गई हैं, उसमें यह है कि कॉस्ट ऑफ वॉर क्या होगी और क्या उसके इम्प्लिकेशंस होंगे स्टॉक मार्केट पे, और दूसरा इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। पिछले 6-7 दिन में इस तरह के तकरीबन 17 से 18 मीटिंग जो रिपोर्ट हुई हैं, जो हम तक इत्तलात आई हैं, बाकी कितनी हुई हैं इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। सर, एट द हाईएस्ट प्लानिंग लेवल तो वो ऑलरेडी तमाम चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। इतनी हाईएस्ट लेवल पे प्लानिंग के बावजूद आपको नहीं लगता उनका स्क्रिप्ट जो है ऐसे लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने लिखा है? देखिए, ये स्क्रिप्ट तो उनका पुराना ही है, ये स्क्रिप्ट कई दफा रिपीट हुआ है, और बदकिस्मती ये है कि इस दफा ये कुछ ज्यादा बुरी तरह जो है एग्जीक्यूट किया गया। प्लानिंग तो शायद कोई इतना प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये तो रेपिटेटिव स्क्रिप्ट था। असल जो प्रॉब्लम को आया वो उनकी डिस्ट्रिक्ट थी कि वो उन्होंने जो अजम्पशन की, उन्होंने जो सोचा कि इंटरनेशनल उनको क्या पजीराई मिलेगी, क्या एक्सेप्टेबिलिटी होगी दुनिया की उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा। उन्होंने इन दोनों फ्रंट्स पे उन्होंने जो है
मिसकैलकुलेशंस की। आप ये देखिए, अगर आप इंटरनेशनल फ्रंट की बात करती हैं जी डिप्लोमेटिक साइड पे, जी तो अमेरिका वो ये समझते थे कि हमारा नेचुरल स्ट्रेटेजिक एलाय है और वो हमें चूंकि इस एरिया में अपने इंटरेस्ट का कस्टोडियन समझता है चाइना की कंटेनमेंट के लिए, तो वो हमें अनकंडीशनल सपोर्ट देगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आप देख लें, अमेरिकन सेक्रेटरी की बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट और टेलीफोन कॉल जो उन्होंने की, उससे ये चीज़ बड़ी इंटरनेशनल मीडिया में आ गई। ये आप या मेरे कहने की बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये एक जो भी एक्टिविटी है इसकी एक कैंडिडेट इंक्वायरी करवाइए और इसके लिए जो भी आप रेमेडियल एक्शन है वो करें। और जाहिर है उससे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट भी ये इंडिकेट कर चुके थे कि दोनों जो ममालिक हैं वो रिस्ट्रेन उनको करना चाहिए। तो अमेरिका इस टाइम फ्रेम में इवन न्यूट्रल रहना भी जो था वो पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक असेंडेंसी है, लेकिन अब तो वो न्यूट्रल से भी ज्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए। तो एक तो ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है। दूसरे, उनकी जो असेसमेंट थी पाकिस्तान की अवाम, कौम और जो हमारी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में, उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान इस वक्त एक पॉलिटिकली पोलराइज सोसाइटी है। पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो है ना फ्रेगमेंटेशन है मुख्तलिफ हवालों से, तो ये बेहतरीन मौका है कि हम पाकिस्तान को मिलाइन करें। लेकिन वो हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने अपना ये जो पोस्ट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने मीडिया कैंपेन शुरू की, वो उल्टी उनके गले पड़ गई और हमारी सारी कौम, उसमें मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, अपोजिशन, अवाम, यानी हर कोई जो है ना वो इकट्ठा हो गया। तो वो जितनी यकसुई से लोगों ने अब हालत ये होगी है कि 65 वॉर में जिस तरह लोग छतों पे चढ़ के जो है ना वो एयर कॉम्बैट और डॉग फाइट देखते थे और तालियां बजाते थे और मोर्चों पे जाके अपने फौजियों के साथ उनके जो है ना मोरल बूस्टिंग करते थे, अब लोग जो है वो सोशल मीडिया पे बैठे हुए जो है वो उनको ललकार रहे हैं कि भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आओ ताकि तुम्हारी तवाज़ुन की जाए। तो ये इस फ्रंट पे भी उनको जो है नाकामी हुई। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो अभी आपने बात की कि वो अपने बहुत सारी उन्होंने हाई लेवल मीटिंग्स की, अगर ये एक प्लान जंग होती तो ये सारी मीटिंग्स वो डिक्लेरेशन और एस्केलेशन से पहले करनी चाहिए। लेकिन इस हालात में वो ये कर नहीं सकते थे, यानी जब तक ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो ना जाता वो कोई मीटिंग नहीं कर सकते थे। अब इसलिए उनको जो है ना बैक टू बैक ये मीटिंग्स करनी पड़ती है। उन मीटिंग्स में से जो आउटकम निकला है वो ये है कि उनके ज्यादातर लोगों ने, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जी। और ये आप देखिए कि उनके इवन उन्होंने अपने फौज में बड़ी सीनियर क़यादत को भी जो है तब्दील किया है कि उन्होंने जो रियलिस्टिक असेसमेंट की है इस जंग के फॉल आउट के तौर पे, इंडिया को जो इकोनॉमिक लॉसेस, इंडिया को जो इंटरनेशनल जो है गुडविल के जो लॉसेस हैं और जंग की सूरत में जो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, उसके ऊपर जब उनको ब्रीफिंग्स मिल रही है तो अब दिन ब दिन उनकी जो है परेशानी में इजाफा हो रहा है और वो डेस्परेट हो गए। लेकिन हमें फिर भी मुहतात रहना है और आई एम श्योर हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं और पूरी कौम जो है वो किसी भी मिस एडवेंचर के लिए हम वक्त तैयार है। बिल्कुल हम वक्त तैयार है। मुझे इजाज़त साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैं कर्नल साहब के लिए और मियाँ साहब के लिए क्वेश्चन छोड़े जा रही हूँ कि सदर सलामती कौंसिल ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इजलास बुलाया जा सकता है। इसका जवाब मैं एयर मार्शल साहब से भी लूँगी। इस वक्त जहाँ पे हालात चले गए हैं या ले जाए गए हैं, इस वक्त जहाँ पे हालात, जिस पोजीशन में इस वक्त हालात हैं, दो ही ऑप्शन है, या तो कोई मेजर इंटरनेशनल इंटरवेंशन हो जाए। क्या ये जो सदर सलामती कौंसिल की ये जो बात हुई है इसको हम मेजर इंटरनेशनल इंटरवेंशन समझ सकते हैं जिससे हालात में बेहतरी आ सकती है, या भारत पे जो जुनून सवार है वो उसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेगा, उस पर मुँह की खाएगा और फिर उसको समझ आएगी? एक ब्रेक के बाद।